हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ फेजेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फेज रूल के बारे में, जो कि एक इक्वेशन है फेज रूल की जो सभी हेट्रोजेनस सिस्टम्स पे जो इक्विलिब्रियम में होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और वो इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। और यहाँ पर P क्या है, P इज द नंबर ऑफ फेजेस, C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड F इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या फिर हम इनको नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ वेरिएंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये तो हमने डिटेक्ट करनी पता कर ली हैं, सीख लिया है। आज हम देखेंगे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, या फिर ये होती क्या है। ठीक है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि होती क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, हेट्रोजेनस सिस्टम, जिसमें क्या है नंबर ऑफ फेजेस जो है मोर देन 1 है। ठीक है, सपोज P कंपोनेंट्स में होंगे बहुत सारे, या 1 भी हो सकता है, P1 है, P2 है, P3 है, सपोज 3 फेजेस हैं। तो इन फेजेस के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर इसको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, या फिर हम कंपोजिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अफेक्ट कैसे कर सकते हैं, लाइक मे बी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस डिक्रीज हो जाए या नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज हो जाए। प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने से इस सिस्टम पे कुछ इफेक्ट आ रहा हो। तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें इन वेरिएबल्स में से, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इन फैक्टर्स में से, इन वेरिएबल्स में से कितने वेरिएबल्स की जरूरत है इस सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। मीन्स हमें इस सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए। उस नॉलेज को हम इनमें से कितने फैक्टर्स को यूज करके हमें इसकी फुल नॉलेज मिल जाएगी, उनको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज टू कंप्लीटली डिफाइन द सिस्टम, या यहाँ पर हम कह सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ। ठीक है, इनमें से जो मिनिमम नंबर होगा वेरिएबल्स का, कितने फैक्टर्स का, मिनिमम से मिनिमम कितने फैक्टर्स को यूज करके हम किसी भी हेट्रोजेनस सिस्टम को, जिसमें कि नंबर ऑफ फेजेस इक्विलिब्रियम में है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसकी जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, उनको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये तो आपको पता लग गया, बट एक्चुअल में जो बुक्स में डेफिनेशन दे रखी होती है उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम उन डेफिनेशंस को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस की जो फर्स्ट डेफिनेशन आपको जनरली बुक्स में मिलती है वो है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम ये स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, विच मस्ट बी आर्बिट्रेरली फिक्स्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द सिस्टम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मीन्स कोई भी आपके पास सिस्टम है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए ऐसे मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हमारे, जिनको हम अपनी मर्जी से कैसे भी फिक्स करके उस सिस्टम की स्टेट को डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसकी हमें कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, तब आपको ये डेफिनेशन जो है क्लियर होगी। जैसे कोई भी गैस ले लेते हैं हम, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस आपको पता है कौन सी इक्वेशन को ओबे करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को। ठीक है, जो कि क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, एक हमने कंटेनर में एक गैस ली है,
सपोज ये आइडियल गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है, तो ये किस इक्वेशन को ओबे करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को। अब आपको पता है n यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स या वेरिएबल्स बच गए यहाँ पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर आपको प्रेशर की वैल्यू पता हो, वॉल्यूम की भी पता हो, तो क्या आप टेम्परेचर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर हम अपने आप से बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तो हमने किया, प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। तो इट मीन्स इस सिस्टम में जो कि क्या है, एक गैस ले रखी है हमने, एनी गैस, इस सिस्टम को कंप्लीटली समझने के लिए हमें सिर्फ 3 में से 2 ही वेरिएबल्स की जरूरत है, ठीक है, यही कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप P को फिक्स कर दो, V को फिक्स कर दो, प्रेशर वॉल्यूम को फिक्स कर दो, टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विच मस्ट बी आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड, जो हम अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं वैल्यूज, इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अब आपके पास ये जो सिस्टम है, इसको आप कंप्लीटली कितने वेरिएबल्स को लेके डिफाइन कर सकते हो, एनी 2 वेरिएबल्स। वो 2 वेरिएबल्स कोई से भी हो सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर भी एंड प्रेशर टेम्परेचर भी। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या आ जाएगा, कितने आएंगे, 2, ठीक है। आप इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फेज रूल, जो क्या कैलकुलेट करता है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट। F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल गैस ले रहे हैं हम, तो कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 1। फेजेस एक ही गैस है, और गैसेस तो कितने भी होंगी, नॉन रिएक्टिंग होगी तो एक ही फेज बनाती हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, यही आया, ठीक है। और हमने भी यही देखा था अभी। सेकेंड डेफिनेशन जो आपको बुक्स में मिलती है वो है, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आउट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन विच कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। अगर आप सोचते हैं कि इसी एग्जाम्पल को लेके हम इस डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या बात करें इसमें, नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ही फेज है ना। तो हमें इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ फेजेस, मोर देन 1 नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट हो। तो हम ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर सिस्टम की, ठीक है। वाटर सिस्टम में कितने फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 फेजेस। कैसे, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस हमारे पास 3 हैं, कितने हैं, 3। ये इक्विलिब्रियम में है, मीन्स ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। आइस वाटर के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, वाटर वाटर वेपर्स के साथ भी, आइस वाटर वेपर्स के साथ भी। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अगर प्रेशर की बात करें तो ये होता है 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर पे ही ये पॉसिबल है। अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई फेज इसमें से डिसअपियर हो जाएगा। सपोज आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करके 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है आइस एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आइस जो है वो डिसअपियर हो गई है, मीन्स नंबर ऑफ फेजेस हमारे पास जितने थे वो एक्चुअल में 3 थे, बट अगर हम टेम्परेचर को वेरी कर देंगे तो नंबर ऑफ फेजेस जो हैं चेंज हो गए हैं। ऐसे ही अगर आप प्रेशर को भी चेंज कर दोगे, प्रेशर को भी मीन्स
सिंगल प्रेशर को भी, टेम्परेचर मान लो इतना ही रख लिया हमने, प्रेशर को चेंज कर दोगे तो भी इनमें से जो है कोई ना कोई फेज जो है डिसअपियर हो जाएगा, तीनों फेजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तीनों फेजेस कब एग्जिस्ट करते हैं? जब ये कंडीशन फुलफिल करते हैं हम, टेम्परेचर इतना हो, प्रेशर इतना हो, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कहना, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आउट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन विच कैन बी वेरीड इंडिपेंडेंटली विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। मीन्स जितने फेजेस हमारे पास प्रेजेंट हैं उनमें से हम कितने वेरिएबल्स को वेरी कर सकते हैं, उनको वेरी कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ फेजेस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस 3 हैं, बट अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो भी नंबर ऑफ फेजेस चेंज हो रहे हैं, प्रेशर को अगर चेंज कर दें तो भी नंबर ऑफ फेजेस चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जिसको वेरी करें हम और नंबर ऑफ फेजेस चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फेज रूल, जो क्या कहता है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, 3। कंपोनेंट कितने हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स तो आप इजीली बता सकते हैं कितने हैं, यहाँ पर ओनली 1 कंपोनेंट है, ठीक है, प्लस 2। तो यहाँ पर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया, 0, कि ऐसा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जिसको हम वेरी करें और नंबर ऑफ फेजेस जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं, जिनके बीच में इक्विलिब्रियम है, वो चेंज ना हो। और थर्ड डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच मस्ट बी स्पेसिफाइड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब एनी सिस्टम, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग फेज रूल हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने नोट कर रखी है, एनी गैस, ये हम कर भी चुके हैं कि कोई भी गैस अगर हमारे पास है तो इसके लिए हम बाय यूजिंग फेज रूल कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई भी गैस है तो कितने होंगे, कंपोनेंट क्या हुआ, 1, फेजेस कितने, 1 प्लस 2, सो F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ जाएगा इसके लिए, 2। इट मीन्स इसको हम कहते हैं द सिस्टम इज बाई वेरियंट, बाई फॉर 2। जैसे डिग्री ऑफ वेरिएंस की बात करी थी हमने, तो वेरिएंस वहीं से वर्ड आया है, बाई वेरियंट, ठीक है। मीन्स इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की नीड है। 2 तो हमें पता होना ही चाहिए, तभी हम उस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीटली। इसके बाद मैंने नेक्स्ट सिस्टम लिखा है, वाटर सिस्टम में से एक इक्विलिब्रियम ले रखा है बिटवीन लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 1, नंबर ऑफ फेजेस कितने हो जाएंगे, 2 फेजेस लिक्विड एंड वेपर। तो F कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ये कितना आ गया, 1, F विल बी 1। इट मीन्स दिस सिस्टम इज यूनिवेरिएंट, यूनी फॉर 1, यूनिवेरिएंट मीन्स इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें बस एक ही पैरामीटर की जरूरत है, एक ही वेरिएबल की जरूरत है। थर्ड एग्जाम्पल, आइस, वाटर, वाटर वेपर्स, ये भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ फेजेस कितना है, 3, कंपोनेंट होगा 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 0। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है मीन्स इसके लिए हमें किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए। जैसे हमने वाटर इस केस में लिया था कि ये कब होता है, 0 जब कोई भी आपको कह दे अगर कि वाटर, आइस एंड वाटर वेपर्स एक टाइम पे इकट्ठे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी कि ये सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर इतना मिलेगा और प्रेशर जो है वो कितना मिलेगा, 4.58 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसमें आपको पता है हमें किसी वेरिएबल की इसमें जरूरत नहीं पड़ी है, और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इनवेरिएंट, इनवेरिएंट या फिर नॉन वेरिएंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा है एक्वस NaCl सॉल्यूशन सिस्टम। एक्वस NaCl, आपको अगर ध्यान है एक्वस NaCl में मीन्स हमने वाटर में NaCl को डिसॉल्व कर रखा है, कंप्लीटली डिसॉल्व है। फर्स्ट केस हम ऐसा लेते हैं, जब कंप्लीटली डिसॉल्व है देन यहाँ पर कंपोनेंट कितने होंगे, कंपोनेंट होंगे 2। कैसे, एक NaCl और एक वाटर,
ठीक है। फेजेस कितने होंगे, कंप्लीटली डिजोल्व है तो फेज होगा 1, सिर्फ हमें लिक्विड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, 4 माइनस 1 3। इट मीन्स एक्वस NaCl सॉल्यूशन सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की नीड होगी कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो NaCl का, देन कंपोनेंट कितने होंगे, 2 ही होंगे, NaCl एंड वाटर, ठीक है। बट फेजेस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सॉलिड NaCl भी होगा एंड लिक्विड भी होगा, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे आ जाएंगे F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 विल बी 2। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की ही जरूरत पड़ेगी, और अगर नॉर्मल सिर्फ एक्व सॉल्यूशन है उसके लिए हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, कैसा सिस्टम होगा, ट्राई वेरिएंट सिस्टम, ठीक है। अब मोस्टली बुक्स में दे रखा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर वेपर्स, जनरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिखा तो वाटर वेपर्स को कंसीडर किया होता है। तो अगर विद वाटर वेपर्स है तो यहाँ पर हमारा फेज क्या इंक्रीज हुआ, देखो कंपोनेंट्स तो वही रहेंगे, वाटर वेपर्स में भी क्या है, H2O है, और एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या था, वाटर एंड NaCl था। अब यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉलिड NaCl होगा, कुछ लिक्विड होगा, लिक्विड जो कि क्या है जिसमें NaCl डिजोल्व है वाटर में, एंड वाटर वेपर्स H2O। तो कंपोनेंट तो हमारे पास 2 ही हैं, घुमा फिरा के NaCl है एंड H2O है, तो कंपोनेंट तो 2 होंगे। बट फेजेस, एक सॉलिड भी प्रेजेंट है, एक लिक्विड भी है एंड एक वेपर भी प्रेजेंट है, गैसियस भी है, ठीक है। तो फेज 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे, F इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl हमारा आया बाई वेरिएंट, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर वेपर्स आया यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट, ठीक है। एंड सिंपली एक्वा सॉल्यूशन जो है वो होता है हमारा ट्राइवेरिएंट। अभी तो हमने बातें की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अभी हम देखते हैं जैसे हमारे पास वेरियस सिस्टम्स हैं, इनमें वेरियस नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट है जिनके बीच में इक्विलिब्रियम है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कोई भी फेज जो है, जो भी नंबर ऑफ फेजेस है हमारे पास, वो हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स क्या है, क्या कंडीशंस हैं उस सिस्टम की। तो एक्चुअल में देखो, अगर आप सिंपली बात करें, सपोज मेरे पास ये एक रोड है, आयरन रोड है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी आयरन रोड है। अब एक जो है इसमें इसका टेम्परेचर हाई है एंड ये क्या है, कोल्ड है। अगर हम इस दोनों को कांटेक्ट में रख दें तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, है ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है दोनों का टेम्परेचर, क्योंकि हीट फ्लो करेगी हॉट एंड से कोल्ड की तरफ, या हॉट थिंग से कोल्ड की तरफ जो उसके टच में होगी। तो यही सब बातें हैं, सेम हमारा प्रेशर के साथ और कंपोजिशन के साथ भी होता है। तो कोई भी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं अगर उसकी प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, सभी फेजेस की जितने भी फेजेस उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। ओनली देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये कितने टाइप का हो सकता है, ये 2 टाइप का हो सकता है, ट्रू इक्विलिब्रियम या फिर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रू इक्विलिब्रियम हम उसको बोलेंगे जब हमारे पास कोई भी सिस्टम है। एग्जांपल लेते हैं हम पहले, जैसे सपोज हमारे पास आइस है, ठीक है, आइस है, इसको हमें वाटर में कन्वर्ट करना है। हम कर सकते हैं, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस एंड वाटर दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम है हमें नहीं पता, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, सपोज 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, आइस जो है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस तो हमारे पास बचेगी नहीं फिर, ठीक है। अब वाटर से आपको आइस बनानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वाटर कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा, है ना, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर खत्म। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पर जहां पर आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में है, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे तो
कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर से आइस बनानी है तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। मीन्स ये जो स्टेट है हम इस डायरेक्शन से भी इसको अचीव कर सकते हैं एंड इस डायरेक्शन से भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, सपोज आपके पास वाटर है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, आपको उससे आइस के साथ इक्विलिब्रियम में लाना है तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो आइस एंड वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास आइस है, सपोज वो -1 डिग्री सेल्सियस है या -2 डिग्री सेल्सियस है, -3 डिग्री सेल्सियस है, वट एवर टेम्परेचर, ठीक है, बट आइस है हमारे पास। तो आपको इसको वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में लाना है तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे आप इंक्रीज करते जाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कुछ आइस जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी प्रेजेंट होगा एंड आइस भी प्रेजेंट होंगी, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन्स कोई भी सिस्टम ट्रू इक्विलिब्रियम की स्टेट में है कब, इफ द सेम स्टेट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ठीक है, एंड मेटास्टेबल क्या होगा, मेटास्टेबल ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम सेम स्टेट जो है, सेम कंडीशंस हम बोथ डायरेक्शन से नहीं अचीव कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इन विच सेम स्टेट कैन बी अचीव्ड ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, दैट विल बी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर आपके पास किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 10 डिग्री पे, 5 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, ठीक है, तो कोई भी टेम्परेचर है, अगर आप इसकी रैपिड कूलिंग कर देते हैं, रैपिड कूलिंग, ये बहुत ही केयरफुली करने की जरूरत होती है हमें, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, वाटर था, हमने इतनी एकदम से रैपिड कूलिंग कर दी, एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, और किस टेम्परेचर पर, सपोज ये था 10 डिग्री सेल्सियस, हम इसको ले गए -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक तरह से हमने इतना रैपिड कर दिया कि वाटर जो है इस चेंजेस को ज़्यादा डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और ये यहाँ पर भी क्या है, वाटर है। ठीक है, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, हमने इतनी रैपिड कूलिंग कर दी कि वाटर जो है वाटर की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, मीन्स लिक्विड ही है यहाँ पर, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास, -2 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम यही कूलिंग धीरे धीरे करते तो ये डेफिनेटली इसके बीच में ही 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता। अब अगर इस वाटर को जो कि आपका -2 डिग्री सेल्सियस पे है, आप इसको हल्का सा भी स्टर भी कर देंगे या कुछ और ऐड कर देंगे, इसको मतलब किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, तो ये जो है ये स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये जो वाटर है ये एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। ये जो इस तरह से है, वाटर से हमने रैपिड कूलिंग करके बिल्कुल केयरफुली वाटर ही रखा है -2 डिग्री सेल्सियस पे भी। अब इसको हम सिर्फ इसी डायरेक्शन में अचीव कर सकते हैं। आप आइस को एकदम से रैपिड हीटिंग में बोल दूं अगर, तो वो आइस ही रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपको सिर्फ इसी स्टेट में, वन वे में ही आपको ये मिल सकता है। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है इसको हम बोलेंगे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हम डिफाइन, कैसे स्टडी करते हैं, ये भी हमने देखा है। तो अब इसके लिए हम फर्दर कंडीशन स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी मल्टी फेज कंपोनेंट एंड मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, मतलब फेजेस भी मोर देन वन हो एंड कंपोनेंट्स भी मोर देन वन हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि हमने अभी इक्विलिब्रियम जब हम देख रहे थे तो इसमें हमने देखा ही है कि टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हो गई, कोई भी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज इक्विलिब्रियम होने के लिए फर्स्ट कंडीशन होगी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल वर्ड किससे आया है, हमने अभी डिस्कस किया था। हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कंपोजिशन। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तो वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं
In this state, the temperature of all the phases must be same. ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, हीट इधर से उधर फ्लो करती रहेगी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. तो टेम्परेचर क्या है, सेम रहना चाहिए कंप्लीट सिस्टम का. कंप्लीट सिस्टम मीन्स उसमें जितने भी नंबर ऑफ फेजेस हैं सभी फेजेस का टेम्परेचर सेम रहेगा, एक ही टेम्परेचर होगा, डिफरेंट नहीं होगा. हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, सपोज हमने कोई सिस्टम ले लिया है. वी हैव ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस ए एंड बी. ठीक है, एक फेज ए है एंड एक फेज बी है. अब सपोज फेज ए का टेम्परेचर है टी ए एंड फेज बी का टेम्परेचर है टी बी. एंड एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो एस ए एंट्रोपी है फेज ए की एंड एस बी इज द एंट्रोपी ऑफ बी की. ठीक है, अब सपोज मान लो हीट एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर कर रही है और स्मॉल अमाउंट कर रही है. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सपोज जो हमने ले ली एक वैल्यू डी क्यू, ये फ्लो कर रही है फ्रॉम फेज ए टू फेज बी. तो अगर हम एंट्रोपी चेंज लिखना चाहें फेज ए के लिए, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, डी स्मॉल डी एस ए, दैट इज इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगी, डी क्यू बाय टी ए, टेम्परेचर ऑफ ए, एंड डी क्यू जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुआ है. अब फ्लो कहाँ से हुआ है, फेज ए से बी के पास. ए का डिक्रीज हुआ मीन्स हीट, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे. ठीक है, अब एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज बी, सपोज ये है हमारी डी एस बी. ठीक है, चेंज के लिए हमने स्मॉल डी लगाया है, स्मॉल चेंज हो रहा है. अब यहाँ पर हीट आई है, गेन हुई है, बी फेज ने गेन करी है, तो मीन्स इंक्रीज हो रही है, इसके आगे हमने लगा दिया प्लस का साइन. टोटल एंट्रोपी चेंज अगर हम देखें, टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डी एस विल बी डी एस ए प्लस डी एस बी, यही होगा. ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू बाय टी ए प्लस, सॉरी ये माइनस है टी ए वाला, प्लस डी क्यू बाय टी बी. ठीक है, अब हमें पता है कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो होता है. सो पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पर, हमें क्या मिल जाएगा, डी एस ए प्लस डी एस बी इज इक्वल टू जीरो. और इनकी वैल्यूज हम अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस डी क्यू बाय टी ए प्लस डी क्यू बाय टी बी विल बी इक्वल टू जीरो. अगर हम इनमें से एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, सपोज इसको ले जाओ आप, प्लस में हो जाएगी, तो इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू बाय टी ए इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी बी. डी क्यू, अब देखो डी क्यू क्या है, सेम अमाउंट है जो एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह पे गया, तो हम इसको सेम है, सो वी कैन राइट टी ए इज इक्वल टू टी बी. और हमें यही प्रूव करना था, मीन्स फेज ए का टेम्परेचर एंड फेज बी का टेम्परेचर सेम है. ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन हो गई हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की. अब सेकंड कंडीशन देखते हैं. सेकंड वेरिएबल हमारा क्या था, प्रेशर. अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर सेम होता है सभी फेजेस का, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें भी सपोज हमने सेम ही सिस्टम कंसिडर किया है जिसमें टू फेजेस हैं, फेज ए एंड बी. पहले तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ pressure of all the phases in the system, of the system is same, मीन्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. तो इसके लिए भी हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम अज्यूम कर लिया है. ठीक है, जिसमें टू फेजेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ठीक है, अब सपोज ए एंड बी हमारे पास फेजेस हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर फ्लो कर रहा है ए टू बी. ठीक है, इट मीन्स जो ए की वॉल्यूम है, फेज ए की वॉल्यूम है, वो डिक्रीज होगी. कितना डिक्रीज होगी, बाय स्मॉल अमाउंट, जिसको हमने बोल दिया डी वी. एंड फेज बी की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. कितनी इंक्रीज होगी, बाय अमाउंट डी वी. ठीक है,
तो सपोज वर्क फंक्शन के टर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें, वर्क फंक्शन क्या होता है आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन के टर्म में हम अगर लिखेंगे तो पी ए हमने कंसिडर कर लिया प्रेशर ऑफ फेज ए, पी बी इज द प्रेशर ऑफ फेज बी। तो ये पी डेल्टा वी, ये इसको हम डिनोट कर सकते हैं पी डेल्टा वी से। फेज ए के लिए माइनस पी ए डी वी। अब ये माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे, पहले भूल जाओ माइनस को। माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो रही है, एंड यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रही है। एंड वर्क फंक्शन ऑफ फेज ए, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वर्क फंक्शन है, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम ए से डिनोट करते हैं और ए फेज के लिए हम लिख देंगे ये सबस्क्रिप्ट ए, वर्क चेंज इन वर्क फंक्शन ऑफ फेज ए एंड चेंज इन वर्क फंक्शन ऑफ ए, तो हमारा वर्क फंक्शन है, बी के लिए हम फेज बी के लिए सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा चेंज इन वर्क फंक्शन ऑफ फेज ए एंड चेंज इन वर्क फंक्शन ऑफ फेज बी। अब एट इक्विलिब्रियम हमने कंडीशन स्टडी कर रखी है कि इक्विलिब्रियम पे जो चेंज इन इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो टोटल चेंज इन वर्क फंक्शन विल बी, दोनों का सम हो जाएगा। अब ये तो क्या है, जीरो होता है, इक्विलिब्रियम तो तभी होगा जब ये इसकी वैल्यू जीरो होंगे, और इनकी वैल्यूज हमारे पास है माइनस पी ए डी वी प्लस पी बी डी वी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए डी वी इज इक्वल टू पी बी इंटू डी वी। अब हमें पता है डी वी क्या है, सेम अमाउंट है, जो एक जगह से गया है और दूसरी जगह प्लस हुआ है, एक जगह से माइनस हुआ है। सो वी कैन राइट इट पी ए इज इक्वल टू पी बी। और हमें यही चाहिए था, यही पता करना था कि जब इक्विलिब्रियम में होते हैं कोई भी फेजेस तो उनका जो प्रेशर है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। एंड इसके बाद हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल, पहले दो कंडीशंस हमने कौन सी पढ़ी, फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें सभी फेजेस का टेम्परेचर सेम रहता है, एंड सेकंड हमने पढ़ी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें प्रेशर सेम रहता है सभी फेजेस का, ठीक है। थर्ड कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या सेम रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। जितने भी हमारे सिस्टम में फेजेस प्रेजेंट हैं उन सभी फेजेस के कंपोनेंट्स का, किसी भी कंपोनेंट का देखेंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए केमिकल पोटेंशियल की, ठीक है। अभी केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल एक्चुअल में गिव्स फ्री एनर्जी ही होती है। इसको एक्जेक्टली बोले तो हम मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, या मोलर फ्री एनर्जी। मोलर वर्ड आ गया, मीन्स केमिकल पोटेंशियल क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है, जो कि 1 मोल कंपोनेंट ट्रांसफर होने के लिए जो भी चेंजेस आएंगे फ्री एनर्जी में, उस चेंज को हम कहेंगे केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल इज मोलर फ्री एनर्जी, ठीक है, या चेंज इन फ्री एनर्जी व्हेन, कब, विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर when 1 mole of a component is transferred from one phase to another, keeping the amount of all other components constant, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मीन सपोज हमारे पास, अभी तक हमने बाकी कंडीशंस को भी 2 फेजेस लेके ही स्टडी किया है। जैसे हमारे पास 2 फेजेस हैं, फेज ए एंड फेज बी, ठीक है। अब इन फेजेस में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सपोज C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ठीक है, C2, C3। अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो जैसे हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपोनेंट का 1 मोल दूसरे फेज के कंपोनेंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बाकी सबकी क्या है, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम, बाकी सभी कंपोनेंट्स का अमाउंट कांस्टेंट, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करें हम कि 1 मोल कंपोनेंट अगर दूसरे फेज के कंपोनेंट में ट्रांसफर होता है तो इनकी जो गिव्स फ्री एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी है उसमें क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। 1 मोल के लिए जो चेंजेस होंगे उसको हम कहेंगे मोलर फ्री एनर्जी या फिर केमिकल पोटेंशियल,
ठीक है। सपोज हमने कंसिडर कर लिया है ये क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें 2 फेजेस हैं, फेज ए एंड बी हैविंग कंपोनेंट C1 C2 C3 CC, जो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम बात कर ही रहे हैं, तो एक स्मॉल अमाउंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मोल की बात करी थी, तो सपोज स्मॉल अमाउंट N1 DN1 ये जो है किसी एक कंपोनेंट से यहां पर ट्रांसफर हो गया फेज ए से फेज बी में, तो फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड सपोज जो कंपोनेंट है हमारे पास कंपोनेंट 1, अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा हो C1 C2 C3 और यहाँ पर हम कंपोनेंट 1 ले रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 कंपोनेंट से DN1 स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है टू द 1 कंपोनेंट ऑफ फेज बी, ठीक है। और इसके लिए हमने मान लिया इसका जो केमिकल पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करने का हमने ये जो है ये मेथड अपनाया है, μ1 फॉर कंपोनेंट 1, म्यू केमिकल पोटेंशियल ऑफ फेज बी, ठीक है। पेज को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। सेकंड जो इसका होगा केमिकल पोटेंशियल वो क्या होगा, μ1 फर्स्ट कंपोनेंट म्यू केमिकल पोटेंशियल ऑफ फेज बी, ठीक है। तो अब ये जो DN1 कहाँ लिखा है मैंने, ये DN1 ऑफ कंपोनेंट 1 ट्रांसफर होने से फ्री एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। डिक्रीज हुई है फेज ए के फर्स्ट कंपोनेंट की, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट मींस ये नहीं है कि फर्स्ट कंपोनेंट की ही बात करें हम, मतलब 1 कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट माना हुआ है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट 1 इन फेज ए, ठीक है, ये आ गया, किससे रिप्रेजेंट किया है हमने इसके केमिकल पोटेंशियल को, μ1 ए से एंड मल्टीप्लाई कर दिया हमने अमाउंट से DN1 जो ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्या हुआ है, इससे ट्रांसफर हुआ है, इसने लूज किया है, तो यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, अब फेज बी की बात करें अगर हम, तो उसमें जो फ्री एनर्जी क्या होगी वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट 1 इन फेज बी, इसके लिए केमिकल पोटेंशियल क्या था हमारा, μ1b एंड अमाउंट जो है वो है DN1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी क्लोज सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो क्या होता है, 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अब ये था डिक्रीज फ्री एनर्जी ऑफ फेज ए, ये है एनर्जी फ्री एनर्जी ऑफ फेज बी। तो दोनों का टोटल अगर हम लिखें तो क्या किसके इक्वल होगी, DG के इक्वल, ठीक है। सपोज ये है हमारी, ये हो गई हमारी DGA, ठीक है, और इसको लिख दिया हमने DGB। टोटल जो है सब हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, DG इज इक्वल टू DGA प्लस DGB, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हमने ये यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी एंड यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ वी नो DN1 इज इक्वल, सो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल। और यही कंडीशन हमारी कहती थी केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। क्या कंडीशंस थी कि कोई भी फेज इक्विलिब्रियम हमारे पास लाई कर रहा है, मीन्स हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो हम ऐसा कह सकें कि ये इक्विलिब्रियम में है। कब कह सकते हैं, जब वो केमिकली इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम को ओबे कर रहा होगा, इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ फेज रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।